टेस्ट सीरीज 11 के डिस्कशन का पार्ट 2 वीडियो लेके हम हाजिर हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोग 1 to 10 क्वेश्चंस देखे। शुरू वाले क्वेश्चंस थोड़े लेंदी थे लेकिन अच्छे क्वेश्चंस थे, तो हम लोगों ने थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ा। बाद में थोड़े थोड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो जल्दी होगा, तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे बाकी 35 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जो सिलेबस था एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो सेकंड वीडियो ही कहीं पहले देखने लगे। तो कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनामिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट। ठीक, तो बिना देर किए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान रखें, जब 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 जरूरी हो क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करके फिर मेरी बात सुनेंगे। मास ऐड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो याद रखिए आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तब, टाइम पीरियड की बात करें तब आप पकड़ेंगे ओमेगा को, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ओमेगा है वो रूट अंडर के बाई एम होता है। ये बहुत खास बात है, इसको पकड़ लेना है ताकि आपको जो भी जरूरत पड़ते जाए आप करते जाए वैसा। चलिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ फ्रीक्वेंसी है और कह रहा है कि जैसे ही बॉडी मीन पोजीशन से पास कर रहा था कैपिटल एम वाला, ऊपर से एक छोटा एम वाला भी इसके साथ चिपका दिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब ये दोनों एम मिल के अब एक साथ ऑसिलेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी अब कुछ और होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में एम तो आने जा रहा है, एम आने जा रहा है। तो चलिए, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, इसलिए न्यू इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है ना, तो पहले वाला फ्रीक्वेंसी और दूसरे वाले फ्रीक्वेंसी की कुछ बात कर रहा है। द रेशियो ही पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू 1 जो है वो ओमेगा 1 बाई 2 पाई और न्यू 2 जो है ये ओमेगा 2 बाई 2 पाई। डिवाइड कीजिए, काटिए। ठीक, मतलब ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। ओमेगा 1 जो है वो रूट अंडर कैपिटल मतलब के बाई कैपिटल एम आ रहा है। ओमेगा 2 जो है वो रूट अंडर कैपिटल के, तो वही है, स्प्रिंग वही है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो तो चेंज करेगा नहीं, और फिर एम प्लस एम हो जाएगा। ठीक है ना, के से के काटिए, कैपिटल एम नीचे और ये वाला दोनों जोड़ के ऊपर, और लेकिन रूट में है, रूट में है। देख लीजिए किधर है, ये दोनों जोड़ के ऊपर होगा तो ये 1 प्लस में दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये एम से एम कटेगा, कटेगा तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस छोटा एम बाई बड़ा एम, 1 प्लस छोटा एम बाई बड़ा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 2 पार्टिकल है, मास इक्वल है, ध्यान दीजिए। ठीक है, स्प्रिंग का इस कांस्टेंट अलग अलग है, मैक्सिमम वेलोसिटीज सेम है। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो ये जो कॉस या साइन के पहले जो आता है वो इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो मतलब ओमेगा ए दोनों का सेम है, ओमेगा ए दोनों का सेम है। तो तब पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, तो जाहिर सी बात है एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग होने जा रहा है। तो ओमेगा 1 A1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 A2। फिजिक्स पार्ट यहीं पे खत्म हो गया, जल्दी से कीजिए आगे। ओमेगा 1 जो होगा ये रूट अंडर जो है K1 बाई M1, तो यहाँ M दोनों का सेम है, A1। ओमेगा 2 जो है ये रूट अंडर K2 बाई M और A2। ठीक, M से M काटिए, A1 बाई A2, A1 बाई A2 इधर आया तो उधर K2 बाई K1। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, टाइम पीरियड T है, और काइनेटिक एनर्जी जो है ना O मीन पोजीशन है, P पे काइनेटिक एनर्जी हाफ है O से, मतलब मैक्सिमम से हाफ है P पे।
तो हाफ अगर काइनेटिक एनर्जी हो गया तो हाफ भागा कहाँ, गया कहाँ, किस में, तो कहिएगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है ना। इफ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम ओ टू पी इज, तो सबसे पहले ये कि आधे तक जाने में, अभी पिछले वीडियो में तो यहाँ तक मैंने फेज और सब बताया है आपको, तो यहीं पे एक जो हथियार वाली बात है वो करते चले, वो ये हथियार की जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई बाई 2 पाई, जो कि पूरे चक्कर का फेज है, इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस डिवाइडेड बाई पूरे चक्कर का पाथ, एक चक्कर के पाथ को ही लेमडा कहते हैं, वही तो डेफिनेशन है उसका। और फिर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई पूरे चक्कर का टाइम कैपिटल टी। तो आप इसमें से कोई एक देके दूसरा पूछ सकता है आपसे, तो बिल्कुल सही बात है। तो हम इसमें चाहेंगे पहले फेज निकालना, तब टाइम निकलेगा, ठीक है ना, तब टाइम निकलेगा। तो फेज, आप कहेंगे सर पाथ क्यों नहीं निकाल ले, अरे ये पाथ डिफरेंस केवल किन के लिए है, वेव के लिए है। अभी हम लोग वेव पढ़ रहे हैं क्या, सिंपल हार्मोनिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये आएगा ही नहीं, इसमें केवल फेज और टाइम आएगा, ठीक। तो फेज जब 0 से a/2 तक ले जाते हैं, अच्छा ना, ये a/2 नहीं किया है, हाफ किया है, तो हमें निकालना होगा कितना है, चलिए निकालना होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ किया है, एम्पलीट्यूड हाफ नहीं किया है। तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे जो मीन पे काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा टोटल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि हाफ के स्क्वायर होता है। और वहां पे जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी इसके आधा हो गया, तो आधा पोटेंशियल के फॉर्म में चला गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। तो के से के काटिए, हाफ से एक हाफ काटिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, इसलिए एक्स इज इक्वल टू ए बाई √2, ठीक है ना, a बाई √2 आ गया। तो अब हम फेज जानना चाहेंगे, तो अब देखिए x बराबर होता है a साइन ओमेगा टी, x का वैल्यू आया a बाई √2 बराबर a साइन ओमेगा टी, ए से ए कट गया, साइन ओमेगा टी यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कितना डिग्री का होता है 1/√2, 45 डिग्री का, ठीक है ना, 1/√2 45 डिग्री। तो यहाँ पे ओमेगा टी का वैल्यू π/4 मतलब 45 डिग्री आ चुका है। जैसे ही आ जाए तो देखिए कमाल है, ठीक, तुरंत इस पर फिट कीजिए। फेज डिफरेंस 45 डिग्री बाई टोटल चक्कर का रेडियन में 2 पाई, डिग्री में लिख रहे हैं तो क्या 360, अगर रेडियन में लिखते तो फेज डिफरेंस π/4 डिवाइडेड बाई 2 पाई लिखते। आप जैसे कीजिए चलेगा। आइए, इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, यही तो पूछ रहा है, डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। फटाफट कीजिए, ये देखिए ये 8 से कटेगा 1/8, इसलिए देयरफॉर डेल्टा टी बराबर कैपिटल टी बाई 8 आंसर। रिस्टोरिंग फोर्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का है उसको हम लोग कंजर्वेटिव लेंगे। स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि आप जाके लौट के आए हैं कि इधर ही से लौट के आए हैं, अभी कहाँ से आए हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पोजीशन पे है, जाते हुए में है तब या आते हुए में है तब, मैं स्प्रिंग और मास को इमेजिन करने के लिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये SHM कर रहा है तो किसी, ये देखिए ये मीन पोजीशन होगा और इसके दोनों तरफ ये टक 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 चल रहा होगा, तो किसी पोजीशन पे जाते हुए में हो तब, आते हुए में तब हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा किसके पास है। अगर पॉइंट वही है तो टोटल एनर्जी सेम होगा, ठीक है ना। पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड जो है उसको बढ़ाए 20%, टाइम पीरियड ओमेगा पे डिपेंड करेगा 2 पाई बाई
ओमेगा, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि ओमेगा बराबर के बाई एम। इसमें कहीं एम्पलीट्यूड आ रहा है क्या? नहीं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो सिंपल पेंडुलम में अब जानते हैं कि मास को बॉब को लटकाया गया है, जो यहाँ से यहाँ तक झूल रहा होगा। तो टेंशन मैक्सिमम वहाँ पे होगा जहाँ पे mv² बाई आर भी लग रहा होगा, और वो भी मैक्सिमम स्पीड के साथ। तो मैक्सिमम स्पीड तो यहीं पे रहता है, और mg तो सीधा नीचे है ही पहले से, तो ये दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पे आएंगे तो mg का सिर्फ एक कंपोनेंट टेंशन को बढ़ा रहा होगा। यहाँ पे पूरा के पूरा एक mg ही लग जा रहा है टेंशन में, और स्पीड भी यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए टेंशन मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। जब नॉर्मल जो वेव का इक्वेशन है, जो कि आप लिखते हैं y बराबर a साइन kx प्लस ओमेगा टी या kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना, kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx, जो भी लिखते हैं, ये फेज के अंदर का बात है, ये अंदर वाला बात फट जाते हैं, इससे डायरेक्शन का पता करते हैं, ठीक है ना। अगर सेम दोनों का है, kx का भी प्लस है जो छुपा हुआ है यहाँ, ठीक है, इसका भी प्लस है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, और अगर अपोजिट है, इसका प्लस इसका माइनस है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। जो वस्तु है वो SHM कर रहा होगा y डायरेक्शन में, और उस पर चढ़ के एनर्जी जा रहा है आगे, जिसको आप वेव कहते हैं, x डायरेक्शन में। इन दोनों इक्वेशन में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो जब आपको थोड़ा सा अलग टाइप का दे दे तो बस ये आया है जहाँ से, उसको याद रखिएगा। ये आया कहाँ से है? तो ये x माइनस VT से आया है, इसका फंक्शन है ये, ठीक है ना। x माइनस VT, x पोजीशन और v वेलोसिटी ऑफ वेव, ध्यान रखिए, वेलोसिटी ऑफ वेव कांस्टेंट होता है, जबकि जो SHM कर रहा होगा पार्टिकल, वो तो SHM वाला बात हो जाएगा, मीन एक्सट्रीम सब पे अलग अलग वेलोसिटी हो रहा होगा, एक्सट्रीम पे 0 हो रहा होगा, मीन पे मैक्सिमम हो रहा होगा। तो ये x माइनस VT वाला याद रखिए, और इसको पहचानने का कोशिश कीजिए ओरिजिनल से। कई बार इसको फरिया के kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म तक ले जाएगा, कभी यहीं तक छोड़ देगा, जो कि यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो x माइनस VT ये कैसे यहाँ तक पहुँचता है? तो आप जानते हैं कि हमको साइन या कॉस से पीरियोडिक मोशन को दिखाना होगा, साइनोसॉइडल को यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब साइन, अब ये मीटर में आएगा, ये VT भी मीटर में आएगा, तो साइन के बाद जो भी चीज़ें आती है वो एंगल होती है, ठीक है ना। और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट होता है एंगल का, लेकिन डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तो लेंथ है, इसका डायमेंशन है, लेंथ माइनस लेंथ लिखा हुआ है, ये डायमेंशन है। तो इसको खत्म करने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको वेव नंबर कहते हैं, और तब ये मामला आगे ले जाते हैं, और आप कहते हैं कि ये साइन kx माइनस kVT है। फिर आप कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव तो कांस्टेंट है, और k खुद एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों को मिला के जो आता है कुछ नहीं, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाता है ओमेगा, है ना। कमाल की बात। जैसे ही ये बात याद रखते हैं तो आपको ये भी याद रहता है कि ये ओमेगा किसकी जगह पे आया है। तो देखिए kV की जगह पे आया है, तो अगर kV इज इक्वल टू ओमेगा आया है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव पूछेगा तो ओमेगा बाई k हो जाएगा। ये कमाल की बात है, ठीक है ना। तो ओमेगा और k देख के पूछे तो अब ये बोल देंगे ओमेगा बाई k है वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे वो नहीं दिया है, इक्वेशन में कुछ आपको कर रहा है, वो x माइनस VT वाले फॉर्म में छोड़ दिया है, तो आप बस उसको पकड़ लेंगे, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। तो t के बगल में जो दिख रहा है वही वेलोसिटी है, कितना है 10 आंसर। Which of the following two wave equations can form a stationary wave? स्टेशनरी वेव के लिए दो अपोजिट वेव आके इंटरफेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें a cos ओमेगा टी प्लस kx ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो a cos पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पकड़ लीजिए, तो 1 जो है साइन इसके साथ ये पॉजिटिव में जा रहा होगा, तो 1 और 4 बिल्कुल करेगा स्टेशनरी वेव, ठीक है ना। साइन वाला में देखिए कुछ अगर हो रहा हो तो ये वाला साइन ये नेगेटिव डायरेक्शन में ओमेगा टी प्लस kx, ये वाला साइन पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस ये माइनस kx, ठीक है ना। तो 2 और 3 ये भी बनाएगा जी, बिल्कुल बनाएगा,
ठीक है ना। अब ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रहा है जिसमें 2 और 3 भी हो, केवल 1 और 4 दे रहा है इसलिए, लेकिन ध्यान रखिए दूसरा वाला भी है। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप में इज इक्वल टू द फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। ध्यान रखिए, ओपन बोले तो दोनों एंड पे ओपन, और इसका जो फंडामेंटल होगा उसमें कम से कम एक नोड बनेगा और 2 एंटी नोड बनेगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, ध्यान रखिए हमेशा कि ये वाला जो फिगर होता है उस तरह से जब भी स्टैंडिंग वेव्स बने, चाहे ऑर्गन पाइप में बने तब या स्ट्रिंग पर स्टेशनरी वेव बने तब, ये जो एक आंख है ना ये λ/2 के बराबर होता है। ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ एक बन रहा हो तो λ/2, 2 बनेगा तो वो भी फिर λ/2, तो λ/2 प्लस λ/2 लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ आएगा, तो ध्यान रखिएगा λ/2 का खेल, ठीक। चलिए एनीवेज यहाँ पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी है ओपन ऑर्गन पाइप का, उसका फंडामेंटल लेंगे तो फंडामेंटल में कम से कम इतना बनना होगा, उसी को फंडामेंटल कहते हैं। तो ये देखिए ये λ/4, ये λ/4 दोनों जोड़ के λ/2, तो यहाँ पे λ/2 बराबर लेंथ ऑफ दी पाइप हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा फंडामेंटल का, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी बाई लैम्डा, और लैम्डा बराबर 2L दिख रहा होगा, तो यही आता है एक्सप्रेशन, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/2L, V/2L। जहां पे फंडामेंटल λ/2 का मामला बन रहा होगा वहां पे V/2L से कहानी शुरू होगी। गौर से सुनिएगा इस बात को, जहां पर λ/2 से कहानी शुरू हो रही है मतलब फंडामेंटल है, वहां पे V/2L से कहानी शुरू होगी। और जहां पे जैसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसका फंडामेंटल λ/4 से शुरू हो रहा है। ये तो λ/2 भी नहीं है, एक आंख भी पूरा नहीं, आधी आंख है, बराबर L है, तो इसकी कहानी V/4L हो जाएगा। न्यू इज इक्वल टू V बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बराबर वेवलेंथ होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा यानी वेवलेंथ बराबर वेलोसिटी होता है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी बाई लैम्डा, लैम्डा यहाँ 4L है। तो ध्यान रखिएगा जहां पर भी λ/4 से कहानी शुरू होती है वहां पे फ्रीक्वेंसी V/4L से शुरू करेगा ये, ठीक है ना। मतलब फंडामेंटल तुरंत पकड़ना सीख गए। स्ट्रिंग में भी देखिएगा कम से कम एक आंख बनेगा तो ये मामला आएगा, एक आंख बनेगा तो ये वाला मामला आएगा। एक आंख का मतलब λ/2, यहाँ तो 1/4, ये आधा आंख है इसलिए λ/4। क्लियर, ये बात आगे भी काम आएगा। इस तरह से कहीं दो चार क्वेश्चन होंगे, उस समय ये घुसेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप का इतना है और वो मैच कर रहा है फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। तो ओपन का जो फंडामेंटल है वो है V/2L, ठीक। जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसका फंडामेंटल है V/4L। तो ये इसके 5वें हार्मोनिक से फंडामेंटल का 5 गुना से मैच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का लेंथ अलग अलग होना पड़ेगा। और वही तो पूछ रहा होगा, देख लीजिए, एक का लेंथ दे के दूसरे का पूछ रहा है। द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, ये ओपन का पाइप 10 है, मैंने L1 10 दे दिया, तो L2 पूछ रहा है। जल्दी कीजिए, अब फिजिक्स खत्म है यहाँ पे, ठीक है ना। $25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट हम दे देना चाहेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन उस पे है। मुझे ऐसा दिखा है कि इसका जो अगला वाला हार्मोनिक होगा, अगला वाला हार्मोनिक, तो इसका 2 गुना होगा। तो आप देखेंगे कि अगला हार्मोनिक जो 2 गुना करेंगे तो ये आधा आंख तो पूरा आंख हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं क्योंकि यहां पे एंटी नोड रखना है। तो अगला वाला मिला ही नहीं, उसके अगला वाला मिला। तो याद रखिएगा ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल इसमें होता है, यहां नहीं। इसके 2 गुना कीजिएगा मिलेगा, इसके 3 गुना कीजिएगा मिलेगा, लेकिन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में इसका 2 गुना वाला गायब हो गया, तीसरा वाला मिला, 5वां वाला मिलेगा, 7वां वाला मिलेगा, सब मिलेगा हार्मोनिक, ठीक है ना। तो केवल ऑड हार्मोनिक मिलता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, और इसमें ऑड और इवन सब मिलेगा। इसको फंडामेंटल को मल्टीप्लाई करते जाइए, सब मिलेगा। एनीवेज वो एक बात थी जो मैंने ऐसे ही बता दी। आगे बढ़ते हैं।
रोप है जिसका खुद मास है और वो अपने ही भार की वजह से उस पर टेंशन आ रहा है, और तब उस पर स्पीड आपको देखना है और कितना देर में वेव ट्रेवल करेगा उस रस्सी को, ये पूछ रहा है, टाइम आपसे पूछ रहा है। तो जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो स्ट्रिंग पर जो वेलोसिटी होता है वो रूट अंडर टी बाई म्यू, वेयर टी टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, ये बात, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, स्ट्रिंग को, किसी मासलेस स्ट्रिंग को आप लटका देंगे अगर, या कहीं पे तान देंगे, तो मास पर यूनिट लेंथ 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी इनफिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब रियल लाइफ में जो भी स्ट्रिंग्स है उसके पास कुछ ना कुछ मास है, क्योंकि इनफाइनाइट वेलोसिटी कैसे ले सकते हैं। तो अब देखिए, अब वैसे धागा को जिसका कुछ है मास या रस्सी है जो भी है, उसको लटका दिए हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल रखते तो आप टेंशन देते फोर्स लगा के, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ बांध दिए धागा को और यहाँ से एफ खींच रहे हैं, तो आप टेंशन दे रहे हैं इसमें, ठीक। तो ये वाला एफ ही टेंशन हो जाता, बात खत्म, यहाँ पे आप निकाल देते। लेकिन जब इसको लटका दे और बोले कि इसी के टेंशन के, इसी के मास की वजह से हो रहा है, तो सारा मास एक पॉइंट पे थोड़ा ही है, वो तो सब जगह है, पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप एक डीएक्स काटेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे कैलकुलस की भाषा में, और तब निकालेंगे आप, ठीक। लेकिन इसका जो सीधा रास्ता है ये एक लॉन्ग कैलकुलेशन का, वो ये कि ऐसे केसेस में जहां मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, अगर मास एक जगह होता तो जितना वेलोसिटी आता, ठीक है ना, तो मास अगर सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है तो अक्सर ऐसे केसेस में आधा संख्या आ जाता है। काम किसका हो जाता है? आधे का, मतलब वेलोसिटी आधा हो जाएगा, ठीक। एनीवेज आप निकाल के देखेंगे, इसका एक मास लेंगे dx लेंथ का, ठीक, मास पर यूनिट लेंथ m/l हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मास आएगा, उसको g से लेंगे तो वो टेंशन हो जाएगा, और तब उसको इंटीग्रेट करके आप निकालेंगे, ठीक। मैंने कहा कि उसका यूज कीजिए कि वो आधा हो जाएगा, तो मतलब कितना देर में जाएगा, तो कहिएगा s बराबर vt होता है, टाइम पूछ रहा है तो s बराबर vt, v क्या वेलोसिटी ऑफ वेव है, s क्या है लेंथ ऑफ द रोप है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो t होगा, चूंकि v जो होगा वो आधा हो जाएगा, तो इसलिए t बराबर जो हो जाएगा s/v/2 हो जाएगा। बस आगे बढ़ जाइए, तो ये t को ऊपर आ जाइए, तो ये 2s/v है, ठीक। 2 × 2.45 वेलोसिटी बराबर है, ठीक, नीचे जो लटका होता तो mg होता बाय म्यू, ठीक। आगे ले जाइए, सबको अंदर में ले लेते हैं, तो इसका स्क्वायर कीजिए तो 4, इसका स्क्वायर 2.45 × 2.45, ये जानबूझ के 9.8 लेने के लिए कह रहा है ताकि कट जाए कुछ, और वो कटता हुआ दिख रहा है। चलिए आइए, m जो है ये 1 है, उसके बाद g जो है वो 9.8 लेने के लिए कह रहा है, और म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। ये म्यू ऊपर जा रहा है ना, हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं इसके बगल में, ये म्यू ऊपर जा रहा है, तो ये मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक। पर यूनिट लेंथ मतलब नीचे में लेंथ 2.45, काटिए, 0.1 से 0.1 खत्म, 2.45 से 2.45 खत्म, ये 4 गुना है, 2.45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो ये देखिए 4 कट गया, √1 बराबर 1। नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा फास्ट चला जाए, इस एक वीडियो में कंप्लीट करना है इसको। 1.5 मीटर का रस्सी है बिटवीन 2 सपोर्ट्स, ठीक है ना। एक बार फिर से वही, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, रस्सी को ऐसे लटका सकता है और तब इसमें वेव जनरेट कर सकता है, कर दिया। मैं कहता स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव इतना, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड ओवरटोन इज, ओवरटोन इज। तो अब देखिए, ओवरटोन एक नया नाम आया, ठीक, नया नहीं होगा, आप एक बार पढ़े होंगे तो जरूर आया होगा। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हार्मोनिक्स जो फंडामेंटल मिला उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला हार्मोनिक हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आप क्या बजा रहे हैं,
ओपन ऑर्गन पाइप है कि क्लोज ऑर्गन पाइप बजा रहे हैं कि रस्सी पे गिटार बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ठीक, स्ट्रिंग पे, रस्सी से गिटार नहीं, स्ट्रिंग पे। तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे सब हार्मोनिक कहलाएगा। कौन सा हार्मोनिक कहीं पर एब्सेंट भी होगा क्या, तो हाँ वो हो सकता है, वो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे। ओवरटोन क्या है ना, फंडामेंटल हार्मोनिक को छोड़ के जो अगला सुनाई देगा उसको ओवरटोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने सुनाई देना कहा, मतलब अगर कोई एब्सेंट है हार्मोनिक तो वो ओवरटोन में काउंट नहीं होगा, नहीं होगा। ओवरटोन में केवल वही काउंट होगा जो सुनाई दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रस्सी में तो बहुत सिंपल है कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल जो है ये एक आंख बनेगा, यानी λ/2 बराबर लेंथ होगा, ये फंडामेंटल हो गया। इसके अगला वाला भी बजेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रेजोनेट करेगा। अरे बजेगा मतलब रेजोनेट करेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। उसके अगला वाला भी करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। तो इसमें सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, किसमें, स्ट्रिंग पे भी, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स पे भी सारे हार्मोनिक प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हार्मोनिक एब्सेंट होने का मामला जितना आपको पढ़ना है उसमें केवल क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में इवन हार्मोनिक एब्सेंट होते हैं, बस इस बात को याद कर लीजिएगा, सब जगह काम निकल जाएगा। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि सेकंड ओवरटोन, तो सब सुनाई दे रहा है ना, ठीक है ना। तो जो अगला सुनाई देता है ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ, तो फिर अगला सुनाई ये भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड ओवरटोन हुआ। ओवरटोन फंडामेंटल के बाद वाले से गिनती शुरू होती है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो सेकंड ओवरटोन यही तो है, λ/2 λ/2 λ/2, यानी कि 3 λ/2 बराबर L हो गया। जैसे आप ये लिखे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड ओवरटोन इज, ठीक है ना। तो सेकंड ओवरटोन का वेवलेंथ लेमडा बराबर 2L/3, 2L का वैल्यू 1.5/3, ठीक। इसे इसको काटिए, दो से दो कट गया, 1 मीटर। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इस तरह से चीजों को देखना सीखिए, ये सारे साउंड के क्वेश्चन आपको मजाक लगने लगेंगे। इक्वेशन है, ये वेव का इक्वेशन दिख रहा होगा, ω t + kx, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ω होता है और वेव वेलोसिटी ω/k होता है, वेव वेलोसिटी ω/k होता है। ω से ω कट रहा होगा, ये Ka हो जाएगा, K कितना है तो 5 है, ठीक है, A कितना है 10 है, 50। फेज डिफरेंस पूछ रहा है, तो वेव है तो हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। किसके किसके बीच देख लीजिए, ए और बी, 2 पॉइंट्स दे रहे हैं। ये ए खुद λ/8 आगे है, λ/8 आगे है, ठीक है ना। तो यहां से यहां के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है, ये वाला हमें जानना है, यहां से यहां के बीच। तो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये λ/2, ये λ/2 हो गया पूरा कंप्लीट। अब ये λ/2 में से ये आधे पे है तो ये λ/4 है, ठीक है ना। और ये λ/2 में से λ/8 को घटा दीजिए तो ये बचा का हो जाएगा, ये वाला, ये निकाल लेंगे तो यहां से यहां के बीच हमको मिल जाएगा। पाथ डिफरेंस जैसे ही मिलेगा काम निकल जाएगा। तो जरा देखिए, तो ये λ/2 में से λ/8 घटाइए तो, ठीक है, 8 2 चौके 8, 4 λ माइनस λ 3 λ/8, तो यहां से यहां तक आ गया 3 λ/8, आगे λ/4 और बचा हुआ है, इसको दोनों जोड़ दीजिए, टोटल पाथ डिफरेंस। सो देयरफॉर पाथ डिफरेंस डेल्टा x बराबर 3 λ/8 प्लस λ/4, 8 3 λ प्लस 2 λ, 3 2 5, 5 λ/8, ठीक। और जैसे पाथ डिफरेंस हो तो अब आप टाइम डिफरेंस बता सकते हैं, फेज डिफरेंस बता सकते हैं, दोनों में से जो पूछे
यहाँ पे पूछ रहा है आपसे फेज डिफरेंस, तो आप कहेंगे डेल्टा फाई बाई 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लेमडा। ठीक, इसलिए डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स जो आया है लिखिए पहले 5 लेमडा बाई 8, यहाँ से ये 2 पाई उठ के जा रहा है वहाँ, ठीक है ना, और नीचे में बच गया लेमडा, लेमडा से लेमडा कटना ही पड़ेगा उसको, जो कि कट गया, ठीक है। 10 पाई बाई 8 मतलब 5 पाई बाई 4। दो फॉक्स है साउंडेड टुगेदर, 2 बीट है, मतलब हमको पता चल गया कि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, कौन आगे है कौन पीछे नहीं पता। जो फॉर्क ए है वो यूनिसन में है, मतलब उसके बराबरी पे है 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर, और एक जो है वो 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ दी वायर सेम टेंशन पे है, ठीक है ना। तो 30 सेंटीमीटर के लिए अभी अभी वायर की बात की है हम, स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग में कुछ नहीं कर दीजिए उसको, ठीक। लेमडा बाई 2 था ना, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी v बाई 12 हो गया, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी 12 है। तो अब देखिए एक जो है वो 30 सेंटीमीटर वाले के साथ यूनिसन में है और एक 25 सेंटीमीटर वाले के साथ है, और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको मालूम है, ठीक, कि एक न्यू है तो एक न्यू प्लस 2 या न्यू माइनस 2 है। तो आपको पता है कि एल बड़ा तो न्यू छोटा, तो देख लीजिए जिसमें एल बड़ा है पहले वाला में तो ये न्यू छोटा है, ठीक है ना। तो अगर ये न्यू छोटा है तो बाद वाला न्यू बड़ा होगा, दिख रहा है। इसको लिखेंगे v बाई 2 इंटू 30, इसको लिखेंगे v बाई 2 इंटू 25। खेल खत्म, न्यू निकल गया, दोनों को डिवाइड कीजिए, 2 इक्वेशन मिल गया, v बाई 2 काटिए, ठीक है ना। और न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू बाई न्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 25/30 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है ना। इसलिए 6 न्यू इज इक्वल टू 5 न्यू प्लस 10, इसलिए न्यू उधर जाएगा, इधर 10 बच जाएगा, 10 हर्ट्ज। तो एगो 10 है एगो 12 है। 3 कंसेक्यूटिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, फिर से स्ट्रिंग वाला है, भागते हैं जल्दी से आगे। और 3 कंसेक्यूटिव उसमें सारे मिलते हैं, तो एक 60 मिला है, एक 90 मिला है, 120 मिला है, तो आपको दिख रहा है कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो वही फंडामेंटल होगा, कितना 30, ठीक। पढ़ते हैं स्टेटमेंट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 30 होगा, बिल्कुल सही। गिवन फ्रीक्वेंसीज आर फर्स्ट नहीं है, तभी सेकंड से शुरू हो रहा है, जो दिया हुआ है शुरू नहीं हो रहा है, मतलब पहला वाला का दिया नहीं है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। गिवन फ्रीक्वेंसीज आर, हाँ रुक जाइए, क्या पहला दूसरा तीसरा क्या कह रहा है ये, हार्मोनिक नहीं, हार्मोनिक ये पहला तो नहीं है, लेकिन अगर ओवरटोन कहेगा तो हाँ है। 30 पे पहला हार्मोनिक मिल रहा है, तो अगला वाला यानी 60 पे पहला ओवरटोन मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये ओवरटोन है, तो ये करेक्ट हो गया, बड़ा सुंदर बात है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है 4 गुना, तो टेंशन को करना होगा 16 गुना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 में जो है 3 ऐसे साउंड सोर्स हैं जिनको बजाया गया एक ही साथ बजाया जा रहा है, तो आपको बीट कितने सुनाई देंगे। तो अब देखिए बीट सुनाई देगा डिफरेंस वाला, तो ये देखिए यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन इसके और इसके बीच 2 का डिफरेंस है, मतलब 1 वाला भी मिलेगा और 2 वाला भी मिलेगा। तो अगर इन दोनों का या इन दोनों का करेंगे तो वो 1 वाला बचता जाएगा, ठीक है ना। और जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये पहला के बाद ये वाला, फिर ये वाला, और फिर आगे उस तरह से। तो अब सुनिएगा, जो लिसनर है उसके पास तो जो कान है उसका कान है, तो पहला वाला मिला, हाँ मिला, तो दूसरा वाला 1 में गायब है, लेकिन पहले वाले में तो है ना, तो उसको बीट्स मिलेगा। अब क्या होगा कि ये वाला जो है
जो बीट मिला ये दो ही को जोड़ के मिला, दो ही को जोड़ के मिला, ध्यान रखिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एगो अगला वाला भी नहीं है, वो भी तो आपस में इंटरफेयर करेगा, तो उनका वाला भी तो मिलेगा, ठीक है ना। तो एगो उनका वाला भी निकाल लीजिए, उसका भी हर सेकंड में मिलेगा। तो अब देखिएगा, पहले सेकंड में मिला तीनों, तो दूसरे सेकंड में ये वाला और ये वाला मिला, ऐसे ही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, वरना फंस जाएंगे आप मैथमेटिक्स में, ठीक। अगले वाले में, अगले सेकंड में ये देखिए ये तीनों मिला एक साथ, ठीक है। इसको एक साथ ऐसे कर रहे हैं हम लोग, तो कर दीजिए। फिर इसके बाद दो मिला, अब फिर तीन मिला, फिर तीन मिला। अब बीट्स किसको कहते हैं कि सुनने वाला जो है, ये बड़ा डीप क्वेश्चन पूछ दिया। सुनने वाला जो है उसके लिए जो इंटेंसिटी वाओ 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 इस तरह की जो बज रही होती है आवाज़, कई बार जब ऐसा आपको फील होगा, कई बार जब कई प्रकार के साउंड स्पीकर से एक साथ बज रहे होंगे तो, या किसी ऑर्केस्ट्रा में ऐसा आपको सुनाई दे सकता है। तो इसके लिए बस इसको इससे मतलब है कि एक जो हाई इंटेंसिटी सुनाई दिया उसके पास लो, अब फिर हाई फिर लो, फिर हाई फिर लो, ऐसे एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है, वही नंबर ऑफ बीट्स हो गया। तो अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि एक मिला, ठीक है ना, और इसके बाद फिर अगला यहां मिला हाई इंटेंसिटी वाला, बीच में जो मिला वो पहले वाले से कम हो गया, तो इसका कान एक बार में 3 सुन रहा है, एक बार में 2 सुन रहा है, एक बार में फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसे ऐसे करते जाएगा, ठीक है ना। आगे सुनिए, फॉल साउंडेड साइमल्टेनियसली देन बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर जो होगा वो एक सेकंड में 2 सुनाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ठीक, ये वाला दोनों बजेगा तो कहेगा एक एक का, ठीक है, एक एक का वो हो जाएगा, तो वो तो दोनों मिक्स हो जाएगा। और बीट फ्रीक्वेंसी जो है, हाँ ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी और यहाँ का बीच डिफरेंस, तब इसको कहेगा ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, तो कितनी बार हो गया, तो ये डिफरेंस ये वाला और ये वाला के बीच हो रहा है, जो दोनों दूर है, और वो कितना है, 2 का, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिए, इस तरह से बेल अगर मिक्सर बजा दे तो आपको इसी तरह से फिगर बना के सोचना होगा कि किस तरह से इस आदमी को एक बार ज़्यादा इंटेंसिटी, एक बार कम, ज़्यादा फिर कम सुनाई देगा, वही नंबर ऑफ बीट्स हो जाएगा, ठीक है ना। वो इसके बीच देखना है, तो ये 2 बड़े बड़े वाले के बीच आ रहा था, मतलब दूर दूर वाला के बीच आ रहा था, इसलिए 2 हो गया। टू साउंड सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 360 हर्ट्ज ईच, वन मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर। देखिए जो डॉपलर इफेक्ट है अभी फिलहाल सिलेबस से हटा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए अभी जो लोग इस साल नीट के लिए दे रहे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन डॉपलर इफेक्ट में आप जानते हैं कि अगर पास में आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी घट गया, ठीक है ना, वो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दे रहा है, 330, माइनस वेलोसिटी ऑफ जो दौड़ रहा है उसकी जो सोर्स, ठीक है ना, तो उसको हम सिर्फ v कह दे, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 इनटू जो न्यू है ओरिजिनल कितना दे रहा है, 360। उसी तरह से जो दूर जा रहा है उसको न्यू डबल डैश कह दे, तो वो उसका वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो पास आ रहा है उसका वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, वेवलेंथ छोटा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। और वो प्लस नीचे आएगा, रुक जाइए मैं थोड़ा सा बता ही दूँ ताकि आप ध्यान रखें कि जब पास आ रहा है तो वेवलेंथ घट गया, तो लेमडा डैश जो घटा हुआ वेवलेंथ होगा, ठीक है, वो वेलोसिटी बाई न्यू आएगा। तो ये जो ओरिजिनल न्यू था वो तो है यहाँ, ठीक है, लेकिन जब ये घटा तो घटने के लिए माइनस होगा, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या कहते हैं जो दौड़ रहा है उसका माइनस v, और तब आप कहेंगे न्यू डैश जो बराबर होगा ये जो साउंड पहुंचा v डिवाइडेड बाई लेमडा डैश। घबराइएगा नहीं कि कितना फॉर्मूला लंबा हो रहा है,
घटना और बढ़ना खाली आपको ध्यान रखना है, उसी से पकड़ना होता है। तो v बाई लेमडा डैश जो है वो वी एस बाई वी, ठीक है ना, और इनटू न्यू, ठीक है ना। तो पास आने वाला बढ़ रहा होगा तो नीचे में माइनस आ जाएगा, दिख रहा है, ये नीचे में माइनस आ जाएगा। ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस जो ऑब्जर्वर चल रहा है उसका वेलोसिटी दे रखा होगा, ठीक है ना। और उसी तरह से जब ये बढ़ रहा होगा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था तो नीचे में माइनस, और जब फ्रीक्वेंसी घट रहा होगा तो नीचे में प्लस, बस ऐसे याद रखना है। और ये जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो 360 दे रखा है, दे दीजिएगा। ये दोनों ठीक के बीच, और दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो पहले ये निकाल लेंगे, भी दे के दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इंटेलिजेंट गेस करने में आपको मदद हो ये बात मेरी सुन के, कि आमतौर पे 10 से ज़्यादा वाला सुनना मुश्किल होता है। तो अब इसमें 2 ऑप्शन तो सीधे काट देंगे जो कुछ ज़्यादा ही दूर है 10 से। आपका कान 2 साउंड को एक ही सुन लेगा अगर उसका फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं वो आपके कान पे बार बार पड़ रहा है, एक ही सेकंड में 10 बार से ज़्यादा पड़ रहा है, तो ठीक है ना। तो कोई थोड़ा बहुत सुन सकता है तो 12-13 तक सुन सकता है, इसलिए 12 को कैसे नहीं काट सकते, 2 तो पक्का ही सुनाई देता है, इसलिए 2 ऑप्शन ही बचा, ठीक है ना। एनीवेज वो 5.5 जानबूझ के दिया है ताकि ये कटेगा, उससे 330 कटेगा, तो कॉमन निकाल के आप जल्दी बनाएंगे, आगे बढ़ जाएगा। तो हम भी अब आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। द टोटल चार्ज प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमसे निकलवाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इधर 1/4 सर्किल पॉजिटिवली चार्ज है और 1/4 नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा और ये इसकी तरफ होगा। ये भी बना कर दे रखा है, ऑफ सुनिए, 45 डिग्री पे होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी 45 डिग्री होगा, बिल्कुल सही बात है। तो रिजल्टेंट किधर होगा, इधर होगा, ऑफ। देखिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर जो है 10 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। एनर्जी यूज्ड एज हीट एनर्जी इन कनेक्टिंग वायर्स टिल द कैपेसिटर इज कंप्लीट। देखिए ध्यान रखिए, कैपेसिटर पे जो एनर्जी होता है वो आप कहते हैं हाफ CV² होता है या हाफ Q²/C होता है, दोनों की भाषा में, ठीक है ना। ये कैपेसिटर का एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करता है ना, वो और कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर्ड, जब इन दोनों की कहानी बता देने लगे तो आप जानते हैं कि बैटरी जो सप्लाई करेगा वो, और कैपेसिटर पे जितना स्टोर हुआ है वो, बैटरी अगर सप्लाई किया है इतना, कैपेसिटर पे स्टोर हुआ है इतना, तो इसका मतलब है कि ये बीच वाला जो डिफरेंस है वो हीट के फॉर्म में निकल गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी जो होगा वो आप निकाल लेंगे। सप्लाइड बाय द बैटरी, और वो हमेशा बैटरी का वोल्टेज जो होगा उससे Q को मल्टीप्लाई करेंगे, Q भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये होगा, यहाँ पे एक ही कैपेसिटर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उस पर जो वोल्टेज होगा वही बैटरी का वोल्टेज होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये सप्लाई किया और इतना इसके पास रहा, ठीक। CV की भाषा में हम लोग उतरना चाहेंगे क्योंकि वोल्ट दिए रखा है। तो अब देखिएगा जरा, Q बराबर होता है CV² तो ये CV² आया। बैटरी ने सप्लाई किया CV² और कैपेसिटर के पास कितना है, हाफ CV², तो गैप कितना हो गया, बाकी हाफ CV², वही पूछ रहा है, ठीक है ना। एनर्जी हीट में कितना निकल गया, तो वही बर्बाद हो गया जो हाफ CV² है। तो हाफ CV² का वैल्यू निकाल लेंगे जल्दी से, सब देख के पूछ रहा है आपसे। आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बढ़ेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कंडक्टर के लॉन्ग और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ अगर L है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड V/L होता है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो E/τ/m होता है। ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, इनफैक्ट 2 गुना, तो ये भी 2 गुना, कोई दिक्कत नहीं है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह, बहुत बढ़िया, यही तो कारण है, यही तो कारण है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कैपेसिटर में जब अगर प्लेट के एलोंग अगर इस तरह से डाइलेक्ट्रिक चीजें भरे, तब तो सिंपल आप फॉर्मूला से बड़ा बढ़िया निकालते हैं और कहते हैं कि जो सी डैश होगा वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी बाई के, और इस तरह से T1 बाई K1, T2 बाई K2 कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एलोंग द पूरे प्लेट अगर ना भरे, इस तरह से हाफ में भरे, तब डायरेक्ट फॉर्मूला पे थोड़ा सा आप कभी परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए आप वैसे में ध्यान रखें कि चूंकि कैपेसिटेंस बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, ठीक, तो अगर पूरे का सी था, पूरे का पहले से सी था, तो एरिया आधा कर दीजिए और आधा आधा में बांट दीजिए, तो पहले ही यहाँ पे भी C/2 हो गया और यहाँ पे भी C/2 हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो वो पैरेलल में बाद में जोड़ेंगे, पहले C/2 होने के बाद अब डाई इलेक्ट्रिक भर दिया है केवल C/2 में, एक में, पूरे में भरे हैं, हाँ भरे हैं, कितना 5, तो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, ये 5C/2 हो जाएगा। तो 5C/2 और C/2 अब इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, तो कैपेसिटर पैरेलल में कैसे जुड़ता है, वैसे ही जुड़ता है जैसे रुपया ढेउआ जुड़ता है, मतलब सीधे इतना प्लस इतना, तो 5C/2 अब प्लस C/2 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, आंसर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6C/2, 2 से काटिए 3C। ये हम नहीं बनाएंगे, dq/dt करना है, बच्चों वाली बात। आगे बढ़ते हैं, करंट पूछ रहा है, क्यू देके dq/dt कीजिए। स्ट्रेट वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, दे दिया, ओके, ठीक है, ओके बाबा। और लीनियर डेंसिटी क्या होगा, Q/L होगा, तो यहाँ dq/dl होगा, बहुत बढ़िया। dq/dl ऑलरेडी दे रखा है, तो उसको लिख दीजिए पहले, dq/dl 3 माइक्रोकूलम पर मीटर, ये 3 माइक्रो में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, ठीक है, इज गिवन एज शोन द फिगर व्हेन वायर इज पुल्ड विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, देन करंट एसोसिएटेड, ठीक है। चलिए, तो आप करंट कहेंगे dq/dt। अब जाहिर सी बात है कि dl घुसाना है इसमें, तो ऊपर भी dl कर दीजिए, नीचे भी dl कर दीजिए, और तुरंत आपको दिखेगा कि ये वाला हो गया वेलोसिटी, हाँ हो गया। तो वेलोसिटी dq/dl, वेलोसिटी दे रहा है 2, dq/dl दे रहा है 3 माइक्रो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। ये 2 मीटर पर सेकंड था, बराबर, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में दिए, ये माइक्रो था, तो ये माइक्रो का आंसर है। ओके, बढ़ते आगे। द करंट मस्ट नॉट एक्सीड, देखिए करंट सबका पावर और रेसिस्टर देके अगर पूछा हुआ है, तो आप बेसिकली इतना करंट नहीं देंगे कि इससे ज्यादा पावर हो जाए, नहीं तो बल्ब उड़ जाएगा, जो भी तार है वो जल जाएगा, ठीक है ना। तो आई जो है ये P/R रूट अंडर आ रहा है, मतलब जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसका करंट कम, काफी कम। तो दिख रहा होगा इसमें कि ये 10 था, ये केवल 250 है, किलो में सब था, तो ये है, तो इसलिए सबसे कम करंट वाला मामला यही आएगा। तो हम इसका करंट निकाल लेंगे, तो ये बल्ब बच जाएगा, तो बाकी बल्ब तो बच ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका निकाल लेंगे, हो गया। चलिए, ये देखिए, पावर दिया है 1/4, रेसिस्टेंस दिया है 250 गुना 10⁻3, ठीक, 4 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये जाहिर सी बात है कुछ मिली एम्पियर में आने जा रहा है। एनीवेज, पहले इसको फरिया लीजिए, तो ये 1/250 को 4 से गुना कीजिएगा तो 1000 आएगा, 10⁻3 मतलब 10⁻6, ठीक जा रहे हैं हम लोग।
और पावर वाट में ही दिया हुआ है, वो कोई मिली वाट नहीं है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। चलिए तो इसको रूट कर लीजिए पहले। तो ये 1/10⁻³ एम्पियर आया, ठीक। मिली एम्पियर में करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिगर जब भी इस तरह का देके पूछे कि ए और बी की बात कीजिए तो आप जानते हैं कि बाकी जो जगह है उसका कुछ नाम दे दीजिए। अगर वो सेम है तो सेम ही। सेम और डिफरेंट कैसे पहचानते हैं? तो आप कहते हैं कि अगर ये एक्स है तो क्या ये ए है क्या? नहीं, बीच में कोई मिला, इधर से भी आ रहा तो कोई मिला, इधर से भी कोई मिला। अरे कौन मिला? रेसिस्टर मिला, कोई एलिमेंट मिला, तो डेफिनेटली ये अलग पॉइंट है तो एक्स नाम देंगे। ये भी देखिए ये अलग पॉइंट है तो वाई नाम देंगे। बाकी सारे पॉइंट में तो कोई बात ही नहीं है, दूसरा कोई पॉइंट ही नहीं है। ओके, तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इसमें ए और बी और एक्स और वाई कर दिए और सबको एक एक करके उठा लिए। यहाँ से टिक मार्क करते हुए उठाइएगा। आर किसके? एक्स और वाई उठा लिए, सब आर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठाइए एक्स और ए, इसको उठाइए एक्स और बी, तीन उठ चुका है। हाँ, ये ए बी, ए और बी के बीच में है तो इसको एकदम अलग लाइए क्योंकि यहां से है ये देखिए ये ए और वाई कर दिए, बच गया ही ना। हाँ, वाई और बी, ठीक। यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा आपको, और ये तो अलग है। व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब ये आर बाई आर बराबर आर बाई आर, तो ये ऐसे है जैसे है ही नहीं, तो ये एब्सेंट है बीच वाला, तो ये आर और आर ये 2r हो गया, ये भी आर और आर ये 2r हो गया, ठीक है, और ये आर हो गया। तीनों पैरेलल में है, निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। और वो जब थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं तो ये 2r और 2r पैरेलल में भर जाते हैं, ये आधा हो जाएगा r, और फिर r इस r के साथ पैरेलल में भर जाते हैं r/2, आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में सर्किट को थोड़ा फिर रीड्रॉ करना होगा आपको, क्योंकि 4 ओम को बीच में सटा दिया है, मतलब 2 ओम इधर और 2 ओम उधर। चलिए देखते हैं। तो मैं चाहूंगा ये ए पॉइंट पे पहुंच गए, ये 4, ठीक, ए आ गया, फिर ये 4, और उसके बाद यहाँ पे एक सेल है 8 का, और ये 4 के 2 हिस्सा उसके पास और 2 हिस्सा इसके पास, और बीच में बी, ठीक है ना। और यहां से सेल ला, ये दोनों सेल एक दूसरे को अपोज कर रहा है और दोनों 8 का है, तो सर्किट में कोई करंट नहीं होगा, सर्किट में कोई करंट नहीं होगा। हाँ, जब सर्किट में कोई करंट नहीं होगा तो ए से बी पे चलिएगा तो इसके रेसिस्टर से कोई मतलब नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं। तो ए से बी पे चलिएगा तो केवल एक सेल मिल रहा है, कितना का? 8 आंसर। इधर से भी चलिएगा तो क्या मिल रहा है? 8 आंसर। ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट पे पूछ रहा है कि याद रखिएगा, बैटरी से वही करंट निकलता है जो करंट एंटर करता है, तो इसलिए इसका करंट केवल इसी में चलेगा और इसका करंट केवल इसी में चलेगा। ये कभी भी इधर नहीं देगा क्योंकि फिर वो लौट के कैसे आएगा, तो इसलिए 5 ओम से कोई करंट नहीं होगा। यही आपका चेक कर रहा था। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैटरी चार्ज जो है उतना ही अपने से निकालता है जितना चार्ज उसको वापस मिलता है, क्योंकि बैटरी को ओवरऑल न्यूट्रल रहना है। रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी वही R बराबर ρL/A। तो ये है रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी और लेंथ और एरिया, मतलब ज्योमेट्री ऑफ द वायर पे और रेसिस्टिविटी पे। लेकिन रेसिस्टिविटी जो डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे, और ऑफ कोर्स सब में टेम्परेचर आप जोड़ देते हैं तो बिल्कुल सही होते हैं आप। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट में का लेंथ एरिया कुछ और हो सकता है, ठीक, उससे रेसिस्टिविटी को कोई मतलब नहीं है, ठीक, उसको रेसिस्टेंस को मतलब है उससे। ये तो रेसिस्टिविटी पूछा है। When a charged particle enters a uniform magnetic field में अगर चार्ज को इंटर कीजिएगा तो ऑलवेज परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्यू वी बी होगा, और ये v क्रॉस बी आप कहेंगे परपेंडिकुलर प्रॉपर वेक्टर की भाषा में, और क्रॉस प्रोडक्ट होने की वजह से ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। और जो फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर हो, जैसे कि सर्कुलर मोशन में आप देखते हैं, ठीक है ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर है, तो वो स्पीड को चेंज नहीं करेगा, स्पीड को चेंज नहीं करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो कोई वर्क डन नहीं करेगा, है ना, कमाल की बात।
ठीक है ना। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी एनवायरमेंटल लॉन्ग करंट में। देखिए लॉन्ग करंट के बारे का ये आप निकाल लेंगे मेरे हिसाब से। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर होता है। तो अलग अलग आर देके बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो B1 1/10 है और B2 1/20 है, और उनका रेशियो पूछ रहा है, तुरंत डिवाइड कीजिए, रेशियो आएगा B1/B2, ये 20/10 मतलब 2, इसका आंसर 2/1 आएगा। आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। जो नजदीक में है वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दो लॉन्ग करंट वायर हैं, ठीक है, एक में 1 एम्पियर, एक में 2 एम्पियर, दोनों पैरेलल है, ठीक है, हाँ ठीक है। पैरेलल करंट अट्रैक्ट कीजिए, बहुत फेमस बात है। चलिए बीच में मैग्नेटिक फील्ड देखिए, एक की वजह से अंदर, दूसरे की वजह से बाहर, ठीक है ना। तो एक में 1 एम्पियर है, एक में 2 एम्पियर है, दूरी तो दोनों का सेम है मिड पॉइंट का, इधर से भी उधर से भी। तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये इसके आधा होगा, इसका वाला इसके दोगुना होगा। तो कह रहा है बी मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है ना वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर इसको हम B1 कह दे और इसको B2 कह दे तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि B2 जो है वो B1 के 2 गुना है, ठीक है ना। तो इसको अब हटाइए 1 2, आप कहिएगा अगर ये B है तो ये 2B है। इसके वजह से यहाँ पे फील्ड क्या है, इसके वजह से B है तो इसके वजह से 2B है। बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है कि 2B और B को फरियाने के बाद, जो कि उल्टा इसलिए घटाए हैं, जो आया वो B आया। अच्छा, उसका सिंबल B यूज कर रहा है, तो चलिए इसको हम B0 देते हैं। देखिए यहाँ पे बिंदी पहले से पड़ा हुआ है, ऐसे ही डला गया था, मैंने क्रॉस किया था उसको। तो चलिए 2B0 माइनस B0 इज B, पहला इक्वेशन। अब कह रहा है कि मिड पॉइंट पे करंट A को स्विच ऑफ ही कर दीजिए, इसको गायब ही कर दीजिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड केवल इनकी वजह से होगा, और वो कितना होगा 2B0। तो जो B डैश आया वो 2B0 आया, और 2B0 B की भाषा में कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2B0 माइनस B0 इज B0 बराबर B। अरे बराबरे है भाई, B0 B के बराबर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ध्यान रखिए ये पैरेलल करंट था तो अपोजिट फील्ड आया बीच में, उसको पोल्स के तौर पे लेंगे तो अपोजिट पोल्स है, और अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एंटी पैरेलल करंट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अंतिम क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का पूछ रहा है, सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। शुरू में कुछ टफ क्वेश्चंस थे, इतने लंबे समय ले लिए थे। तो इससे ये भी पता चलता है, सुनिए, कि जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले तो आप अगर लगे कि शुरू वाले 8-10 क्वेश्चन जो है वो पसीना निकाले जा रहा है, तो थोड़ा सा पीछे से भी चलिए। ये पीछे से चलते तो ये सब देख रहे हैं, चुटकुला क्वेश्चन है। सोलेनोइड के अंदर B बराबर म्यू नॉट NI होता है, ये सब देखे। म्यू नॉट का वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं छोटा वाला n को, टर्न्स पर मीटर दिया हुआ है, ये यही है, ये 400 ही है, और करंट भी दे रखा है। लीजिए फट से निकल गया, क्या करना है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को बहुत समय से कंप्लीट किया। इसी बात पे हम लोग रुकेंगे, विदा लेंगे आपसे। थैंक यू।